हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो आयनिक को कंटिन्यू करते हुए आगे देखो हम कौन कौन से केसेस में पीएच कैलकुलेशंस पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच, मिक्सचर ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड मोनोप्रोटिक एसिड की पीएच, मिक्सचर ऑफ द टू वीक एसिड्स या टू वीक बेसिस भी पढ़ लिया था। क्वेश्चंस भी करवाए थे। क्वेश्चंस जो क्लास में कराते हैं थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करें, उन्हीं के बेसिस पर आप डीपीपी शीट प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ मूविंग फर्दर, अब लेते हैं चलो एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, तो उसकी पीएच क्या होगी। तो लिखो हेडिंग, पीएच ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हालांकि जो कॉन्सेप्ट हम यहां सीखेंगे वही इसी में एप्लीकेबल होगा, और अ वीक मोनो एसिडिक बेस एंड a strong base। जैसे वीक मोनोप्रोटिक एसिड प्लस एक स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर की पीएच फाइंड आउट करनी है, सिमिलरली वही कंसेप्ट होगा, वीक मोनो एसिडिक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर। ठीक है भाई। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चंस में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मिक्सचर और पीएच फाइंड आउट कर रहे हैं तो वीक एसिड का इफेक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में इग्नोर्ड होगा। H प्लस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वीक एसिड बहुत ही कम होगा। वो कारण समझ में भी आता है, शायद आपको समझ में भी आ गया मैं क्या बोलने वाला हूं। एक तो वीक एसिड वैसे ही बहुत कम टूटता फूटता है, 2-3%, 4%, 5% टूट रहा होगा। H प्लस कंसंट्रेशन काफी कम होगी, और उसमें मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड भी प्रेजेंट हो, HCl टाइप का, H2SO4 टाइप का, तो वो कॉमन आयन इफेक्ट फर्निश करेगा अच्छी खासी हाई कंसंट्रेशन में। तो पता चला वीक एसिड जितना टूट रहा था उतना भी ना टूटेगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन है दैट विल बी सप्रेस्ड। कॉमन आयन का इफेक्ट वीक एसिड या वीक बेस पे पड़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे पड़ता है। स्ट्रॉन्ग पे तो क्या प्रभाव पड़ना, वो तो पहले भी 100% टूटा हुआ था, अब भी 100% टूटा पड़ा है। तो कहने का मतलब है पहले ही 2-4-5% टूट रहा था वो पानी के अंदर वीक एसिड, अब स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में और बेचारा और बहुत कम टूटने लगता है, 1% या उससे भी कम। तो उससे आने वाला H प्लस की कंसेंट्रेशन इन कंपैरिजन टू द H प्लस कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी इग्नोर्ड। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस, ऐसे केसेस में आप पीएच जो कैलकुलेट करते हो वो मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड के कंट्रीब्यूशन की वजह से करते हो। बट किसी किसी केस में फंसेगा। अब जब 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खासकर जेई एडवांस्ड क्वेश्चन में फंसा सकते हैं कि वीक एसिड का कंट्रीब्यूशन भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो। लेट अस टेक, तो जैसे क्या, मान लो जैसे एग्जांपल ले लो, यू हैव अ वीक एसिड HA एंड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl फॉर एग्जांपल। ये कंसंट्रेशन मान लो C1, ये कंसंट्रेशन C2। मिक्स नहीं कर रहे हैं, फाइनल कंसंट्रेशन है। मिक्स करेंगे तो क्वेश्चन वॉल्यूम का रेशियो भी बताएगा या वॉल्यूम की अमाउंट बताएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन एक सॉल्व करवाया था जिसमें बच्चों को डाउट आता भी है कि सर कब मिक्स करना है। अरे जब वॉल्यूम देंगे जब भी तो हम नई कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो C1 C2 ये फाइनल कंसंट्रेशन है वीक एसिड की। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा टूटा पड़ा होगा, ठीक बात, सिंगल एरो से काम चल जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन। C2 कंसंट्रेशन थी 0 0 0 C2 C2, बट मेन इक्विलिब्रियम किसका स्टैब्लिश होगा, HA का। जब HA का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो यहां से H प्लस प्लस A माइनस आएगा। कंसंट्रेशन इसके C1 है, इसमें से X खर्च हुआ इक्विलिब्रियम पर, तो ये X बना, बट नहीं, H प्लस मेजर कहां से आया, यहां से आया HCl से, कितना C2, तो C2 और जुड़ गया। बट हर वीक इलेक्ट्रोलाइट का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, K है इसका, तो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो X प्लस C2 इंटू X अपॉन C1 माइनस X। ये इक्वेशन बन गई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, तो सिंप्लीफाई करें तो क्या, जैसे यहां आ जाओ, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया x² प्लस C2x प्लस
C1 नहीं, हाँ C2x और ये हो गया C1Ka माइनस एक्स के। इसको इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C2 प्लस के एक्स माइनस C1Ka इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब एक अप्रॉक्सीमेशन तो यही हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में 100 का फैक्टर का डिफरेंस या उससे ज़्यादा का डिफरेंस हो तो बहुत सेफली आप इग्नोर कर सकते हो। तो इफ़ मान लो C2 काफ़ी, K की वैल्यू काफ़ी कम हो, इफ़ K इज मच लेस देन C2, तो फिर हम C2 प्लस K को क्या मान लें, K को इग्नोर कर दो, C2। आप कई बार बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर ये मच लेस देन का मतलब क्या है, कितने डिफरेंस को हम मच लेस देन मान लें। जनरली 100 के फैक्टर से डिफरेंस है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो उसे मच लेस देन मान लो। मान लो K और C2 में 100 के फैक्टर का डिफरेंस है, K है 10 की पावर -5 और कंसंट्रेशन है 10 की पावर -3, कर दो इग्नोर K को। 80-70 का फैक्टर भी अगर आ जाए तो भी इग्नोर कर सकते हो, इतना चलता है। तो 100 के फैक्टर का डिफरेंस अगर आ रहा है 10 की पावर -2 या 10 की पावर 2 के फैक्टर का डिफरेंस है, सॉरी 10 की पावर 2 का डिफरेंस है, देन यू कैन इग्नोर। तो यहाँ से फिर क्या वैल्यू आ गई, इसको देखेंगे तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस K तो इग्नोर कर दिया, C2x माइनस C1Ka इज इक्वल टू 0। यहाँ से जरा क्वाड्रेटिक देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -C2 प्लस साइन लो, माइनस साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि x की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, C2 स्क्वायर प्लस 4C1K अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई x की, सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहां भी एक अप्रॉक्सीमेशन का स्कोप है, क्या, इफ 4Ka इज मच लेस देन C2 स्क्वायर। सर मच लेस देन कैसे डिफाइन होगा, बताया था ना, 100 के फैक्टर का डिफरेंस, 100 के फैक्टर का डिफरेंस है तो छोटे फैक्टर को इग्नोर किया सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शंस में। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो वी कैन टेक C2 का होल स्क्वायर प्लस 4Ka C1 को हम क्या मान लें, वी कैन टेक इट C2 का स्क्वायर। जैसे ये C2 का स्क्वायर लोगे तो यहाँ से x की वैल्यू -C2 प्लस जस्ट ये C2 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज क्लोज टू 0, क्लोज टू 0। x की वैल्यू इग्नोर हो जाएगी अगर ये दोनों अप्रॉक्सीमेशंस वैलिड हों। ये अप्रॉक्सीमेशंस वैलिड होगा तभी करना है, ये क्वेश्चन में देखना है। और पता चला वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन ही बहुत कम है, वो H+ कंसंट्रेशन उतनी दे रहा है लगभग उसी ऑर्डर में जितनी की HA से आ रही है, तो कैसे इग्नोर करोगे, तब इग्नोर नहीं कर सकते। तो इग्नोर करते समय थोड़ा दिमाग लगाना है, अंधे होके इग्नोर मत करना, अंधे होके इग्नोर करोगे तो जेई तुम्हें इग्नोर कर देगा। समझ रहे हो ना बात को। तो यहां से x की वैल्यू 0 आ गई एंड द टोटल H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, हमें तो टोटल ही चाहिए होती है pH के लिए। द टोटल H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, दैट कम्स आउट टू बी x + C2 और x तो आपने इग्नोर कर दिया, तो वर्चुअली इट इज C2। C2 मीन्स व्हाट, कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका मतलब इन 100 में से अगर ऐसे क्वेश्चंस 95 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर pH में कंट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड का ही होगा, वीक एसिड की वजह से नहीं होगा। बट क्वेश्चन तो और बहुत सारी बातें पूछ सकता है। क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि बताओ A- की कंसंट्रेशन कितनी है, x, तो फिर तो x कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना आपको, जो भी वैल्यू आएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम बताएंगे। तो ये एनालिसिस था, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द pH ऑफ सच सॉल्यूशन। तो इन जनरल वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, तो pH इज मेनली कैलकुलेटेड इन मोस्ट केसेस, it is calculated mainly because of the contribution of strong acid. Got it? तो अब ये कोई थ्योरी नहीं है, ये तो मैंने बना के आपके सामने परोस दी मैंने थ्योरी ये, बट ये कोई बहुत थ्योरी नहीं है, ये तो सब न्यूमेरिकलीज तो हैं, ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि सर क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें फॉर्मूले लगाने चाहिए या पूरा एनालिसिस करके लिख के करना चाहिए।
मैं एनालिसिस प्रीफर करता हूँ, खासकर जेई एडवांस्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे वो, देन यू विल नीड दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू बी क्लियर इन योर माइंड सो दैट यू कैन डू द क्वेश्चंस। अच्छा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होती है ना, सटासट क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो आप, तो आपको टाइम नहीं लगता इन सब बातों में। टाइम उन्हें लगता है जो टच में नहीं होते, जो रिवीजन प्रॉपरली नहीं करते। जरा नोट करो, लेट्स टेक वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में चलो सब कुछ कैलकुलेट करता हूं, अब तक का सारा रिवीजन हो जाएगा। लेट्स डू, नोट करो पूरी बात। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूं कि 100 ml 0.2 m CH3COH प्लस 100 ml 0.1 m H2SO4 एक्वस, ये मिलाया। फाइंड फर्स्ट pH of solution, सेकेंड CH3CO माइनस की कंसेंट्रेशन, थर्ड अल्फा ऑफ CH3COH। चलो एक ये भी कैलकुलेट करवा दो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया भी था कैलकुलेट, कि वाटर का भी अगर डिसोसिएशन फाइंड आउट करना हो तो वी मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट फॉर फाइनल सोल्यूशन। नहीं, आपको करना है, मुंह मत ताको मेरा कि सर करेंगे तो बस कॉपी मार लेंगे, ना ना, स्क्रीन पॉज करो, रफ कॉपी में फेयर कॉपी जो क्लास नोट्स बनाते हो उसी में क्वेश्चन जो लिख रहे हो सब कुछ उसी में लिखना होता है। आपको क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो स्क्रीन पॉज करके, और 2-3 मिनट बाद जब आंसर आ जाए तो स्क्रीन को रिज्यूम करके फिर देखो कि व्हाट इज योर आंसर, डू इट। हाँ भाई, क्या आंसर आया? लेट अस सी, देखें। 100 ml मिला रहे हैं। मैंने कहा था अगर दो सॉल्यूशंस के मिक्सिंग कर रहे हो तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो कंसंट्रेशन विल चेंज। और 100 ml वॉल्यूम जब डबल हो गया तो वॉल्यूम डबल होने से कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि CH3COH की जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो घट के 0.1 m रह गई, और H2SO4 की जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो घट करके रह गई कितनी, 0.05 m। ये फाइनल कंसंट्रेशन हो गई, वॉल्यूम डबल होने पर कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। अब क्वेश्चन सॉल्व करो। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड CH3COH, इसका जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ऑफकोर्स एसिडिक एक्वस मीडियम है। अब ये 0.1 m कंसंट्रेशन है, इसमें से X खर्च हुआ, X बना, बट नहीं, H प्लस यहाँ से भी आएगा, और कितना आएगा? डबल आएगा H2SO4 कंसंट्रेशन का। 0.05 का डबल कितना? 0.1 और आ गया। डबल क्यों किया मालूम पड़ गया ना, क्योंकि H2SO4 इज ए डाई बेसिक एसिड और डाइप्रोटिक एसिड। आ गई वैल्यू। अब इसका अपना इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया नहीं, वो ले लो। तो फिर कैसे सॉल्व किया होगा आपने? हाँ, नहीं कर पाए होंगे, सॉरी। दिस वैल्यू कुछ ले लो, 2 × 10⁻⁻5, राइट। वैसे ये वैल्यू याद ही आती है बच्चों को। तो यहां से अगर k देखें तो k 2 × 10⁻⁻5 शुड बी इक्वल टू x प्लस 0.1 अपॉन 0.1 माइनस x। अब बड़ा साफ दिखता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड इज ऑल्सो वेरी हाई। तो 0.1 तो ये वैसे भी नहीं होता। अगर ये प्योर एसिडिक एसिड भी होता ना तो भी 10⁻³ टाइप का कुछ ऑर्डर होता, 10⁻² का ऑर्डर, तो बहुत कंफर्टेबली हम x की वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। तो x कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू 0.1। तो x को यहां भी उड़ा दिया और यहां भी उड़ा दिया, आसानी से इग्नोर कर सकते हो आप, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन H प्लस इज कंसिडरेबली हाई। तो ये सब इग्नोर हो ही जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली ये भी इग्नोर हुआ, ये भी इग्नोर हुआ। तो क्या x की वैल्यू यहाँ 0.1 से ये 0.1 भी कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू ये आ गई 2 × 10⁻⁻5 m।
देख लो कितनी कम वैल्यू है। 0.1 के कंपैरिजन में 10 की पावर -5 का ऑर्डर है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से तो इक्विलिब्रियम ऑलरेडी बहुत बैकवर्ड शिफ्ट हुआ होगा, x इसलिए बहुत कम है। आ गई x की वैल्यू। अच्छा pH पूछी है, तो pH में तो x का कोई रोल ही नहीं है ना, ये तो आ ही जाता। तो एक तरीके से पहले पार्ट का आंसर व्हाट इज pH माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन। वो मेनली कहाँ से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा। कितना, वो x प्लस 0.1 है तो 0.1 ही है ये, 0.1 10 to the power -1, तो आंसर इज 1, दैट्स इट। सेकेंड, व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन? एसीटेट आयन इज नथिंग बट x। This concentration is equal to x and that comes out to be 2 into 10 to the power -5 m। आ गई ये वैल्यू भी, ठीक है। अब थर्ड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड। मैं कितनी बार बता चुका हूं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एक्सपीरियंस का यही तो फायदा आप लें। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था। कितना टूटा, टूटा मतलब खर्च हुआ x, कितना लिया 0.1, और x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 2 × 10 to the power -5 अपॉन 0.1, तो आंसर आ गया 2 × 10 to the power -4। दैट्स इट, डायमेंशनलेस, काफी कम है आयोनाइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड। अब वाटर का, तो फिर वाटर का तो सब कुछ पानी में तो हो रहा है भाई, सब कुछ पानी में है तो पानी का अपना एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है लाइक दिस। पता है आपको H++ OH- और वाटर की कंसेंट्रेशन कुछ ना कही जाओ तो हम 1000/18 लेते हैं। मान लो इसमें से y खर्च हुआ था, क्या बना y, क्या बना y, नहीं H+ तो जहां तहां से और भी आ रहे हैं, जहां तहां से कितना, ये सब भी x भी आया था एसिडिक एसिड से, और H2SO4 से कितना आया था 0.1। अरे सोचो H2SO4 की प्रेजेंस में एसिडिक एसिड नहीं दे पा रहा H+, तो पानी तो क्या ही देगा, पानी बहुत कम देगा, तो x भी उड़ जाएगा, y भी उड़ जाएगा इन कंपैरिजन टू 0.1। तो वाटर का इक्विलिब्रियम क्या हुआ, Kw 10 की पावर -14 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H+ वर्चुअली 0.1 इंटू OH- y, तो y की वैल्यू आ गई 10 की पावर -13। y आ गया कि पानी कितना H+ दे रहा है 10 to the power -13, इतना कम। वैसे नॉर्मली कितना देता है 10 की पावर -7 m, बट घट के अब 10 की पावर -13 m, क्यों, कॉमन आयन इफेक्ट। वाटर का इक्विलिब्रियम इज आल्सो शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ दीज एसिड्स। उसमें भी मेजर कौन, H2SO4। हमें ये नहीं निकालना था, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था अल्फा ऑफ H2O। आप किसी का भी अल्फा निकाल लो तो परिभाषा तो वही है, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था, कितना टूटा y, कितना लिया था 1000/18, तो 18 × 10 to the power -3 इंटू y की वैल्यू 10 की पावर -13। देखना 1.8 × 10 to the power 16 -15, इतना कम टूटा, दैट्स इट। ये कितना है, ये तो नेग्लिजिबल है भैया, बिलियंथ पार्ट भी नहीं टूट पा रहा होगा, इतना कम है ये। तो वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिक्रीज्ड बाय अ ड्रास्टिक वैल्यू। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बच्चों ये तरीका है चीजों को कहने का। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। क्वेश्चन इज डन। गुड क्वेश्चन, गुड टू रिवाइज। ऐसा एक क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, अब तक के पढ़े हुए सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। नोट करें, हमने सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ रही हैं। अब एक कॉम्बिनेशन है, वीक एसिड में भी डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक एसिड हो सकते हैं या पॉली एसिडिक बेसिस हो सकते हैं, उन्हें कैसे अटेम्प्ट करें, उनके क्वेश्चंस कैसे करेंगे। सो वी शैल टेक दैट, बट एक बार पहले ये नोट करो पूरी बात। मैं जरा पानी पी लेता हूं। लिखो हेडिंग, pH ऑफ अ पॉलीप्रोटिक, पॉलीबेसिक और पॉलीप्रोटिक एसिड।
और पॉलीएसिडिक बेस। अच्छा, जैसे पॉलीबेसिक एसिड कौन से होते हैं? पॉलीबेसिक एसिड जैसे H2S, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, H2CO3, H3PO4 एक्सेट्रा, ये है डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड। 3 एसिडिक हाइड्रोजन हैं। अच्छा, डाइप्रोटिक एसिड में ये भी आ जाएगा H3PO3 डाइप्रोटिक एसिड। 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो डाइप्रोटिक एसिड। अच्छा, पॉलीएसिडिक बेस का सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोजीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है N2H4, या कई बार उसको हम वाटर जोड़ करके बोलते हैं N2H4OH ट्वाइस। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर सुन लो। जैसे अमोनिया है, अमोनिया एक बेस है, बट पानी के अंदर इसको हम एक पानी का मॉलिक्यूल जोड़ के बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी हाइड्रोजीन है N2H4, बट ये डाई एसिडिक बेस है, 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली दिस विल बिकम N2H4OH ट्वाइस, N2H6 आएगा यहां भी, N2H6OH ट्वाइस। सही से लिख लो करेक्शन करके। इस टाइप से लिखते हैं हम। तो ये तरीका होता है इनको लिखने का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जैसे, तो चलो कोई डाइप्रोटिक एसिड लेकर के एग्जाम्पल ले लें तो बात समझ में आए। डाइप्रोटिक एसिड का एक जनरल केस H2A ले लिया हमने, डाइप्रोटिक एसिड और डाइबेसिक एसिड पानी के अंदर है, एक्वस तो है ही, 2 बार में आयोनाइज होता है। अगर कोई डाइप्रोटिक एसिड है तो 2 बार में आयोनाइज होगा, और जब 2 बार में आयोनाइज होगा तो उनके 2 अलग अलग K होंगे, K1 K2, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ऐसी कोई डाई एसिडिक बेस होगा तो उसके 2 Kb होंगे, Kb1 एंड Kb2। तो ये टूटा तो क्या दिया इसने, H+ एंड HA-, इसे बोलेंगे K1 फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट। बट HA- के अंदर भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, हालांकि अब इसके टूटने की टेंडेंसी और बहुत कम हो जाती है, तो ये देगा तो सही H+, बट बहुत कम देगा, और ये A2- K2। सो दिस इज हाउ यू से। मान लो इसी कंसेंट्रेशन कुछ C थी इक्विलिब्रियम, और तो इक्विलिब्रियम पर कुछ तो टूटा होगा X, तो क्या बना X, क्या बना X, बट नहीं, HA- रुक नहीं पाया X, अगले स्टेप में थोड़ा सा और खर्च हुआ, तो X में से मान लो Y खर्च हो गया, तो Y जब खर्च हुआ तो क्या बना Y, क्या बना Y। अगेन दिस इज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, अगेन दिस इज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। पहले वाले आयोनाइजेशन से H+ आया X, दूसरा वाला भी थोड़ा बहुत आयोनाइजेशन जो भी हुआ उसकी वजह से आया Y, टोटल कितना X+ Y, टोटल कितना Y+ X। तो बच्चों इस तरीके से we do the ionization and you get the value of the H+ concentration X+ Y, here also Y+ X। अगेन द केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, और K1 K2 इनके फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सेटिस्फाई कराओ, तो कैसे लिखोगे, X+ Y इंटू X- Y अपॉन C- X। ऐसी K2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, X+ Y इंटू Y अपॉन X- Y। अब मान लो इक्वेशन नंबर इसे 2 बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। वैसे तो कहने को, जैसे मैं पहले भी कहता आया हूं कि 2 इक्वेशन 2 अननोन, बस फिर क्या बचा है, कुछ ना बचा, सब सॉल्व हो गया। K1 K2 क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, C दिया हुआ होगा, X और Y 2 ही तो अननोन है, कर लेंगे सर, कर लियो। 2 अननोन 2 क्वाड्रेटिक में है, कर लो, करते रहो, हो जाएगा जैसे। तो मतलब ये क्वेश्चन फिर तो अप्रॉक्सीमेशन के बगैर हो ना पाएंगे, तो सुटेबल अप्रॉक्सीमेशन। और मैंने तो कहा था
जो आपने वीक एसिड मोनोप्रोटिक एसिड पढ़ रहे थे, जब आप प्रीवियस लेक्चर भी पढ़ रहे थे शायद, तो जो आप वीक एसिड पढ़ रहे थे वहाँ जो अप्रॉक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट सीखे हैं आपने, वो पूरे चैप्टर में चलेंगे, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में जहाँ तहाँ वो यूज़ होंगे, फिर यूज़ होंगे अब वापस से। तो अप्रॉक्सीमेशंस सुटेबल लिखें क्या? हाँ हाँ, खुद लिखो ना, सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस। क्या अप्रॉक्सीमेशंस ले सकते हैं? पहला अप्रॉक्सीमेशन तो यही। अच्छा, पहला अप्रॉक्सीमेशन हमेशा एप्लीकेबल होता है। क्या? कोई भी डाइप्रोटिक एसिड है तो उसके 2 K होंगे, K1 K2, और पाया जाएगा कि K2 इज ऑलवेज लेस देन K1। कोई ट्राइप्रोटिक एसिड है तो उसका K1 इज ग्रेटर देन K2, K2 इज ग्रेटर देन K3। तो फॉर अ पॉलीप्रोटिक एसिड ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3 एंड सो ऑन। अगर और भी कुछ है तो इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब जब K1 K2 से ज्यादा है तो सेकंड वाला आयोनाइजेशन काफी कम होता है, क्योंकि कंसेंट्रेशन कम आई तो और कम टूटने की वजह से y जो है वो x के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो ऐसे में y इज टू स्मॉल देन x। तो जहां जहां x प्लस वाई है क्या ले लें? x। जहां जहां x माइनस वाई है क्या ले लें? x। तो करो अप्रॉक्सीमेशन। ये अप्रॉक्सीमेशन करने से देखो इक्वेशन क्या आ गई, पहली वाली x प्लस वाई x रह गया, x माइनस वाई x रह गया, तो ऊपर x स्क्वायर आ गया। तो K1 इज इक्वल टू, इसको हटाना जरा, जगह ले लें थोड़ी सी लिखने की, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। और चौथी वाली इक्वेशन क्या हो गई? x प्लस वाई को x लिख लिया, x माइनस वाई को x लिख लिया, x से x कैंसिल हो गया। ध्यान से देखोगे तो K2, खुद भी कैलकुलेशन करते थे, दिमाग लगा लो, तो कितना? दिस इज y। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, y तो क्या था? A2 माइनस ई कंसेंट्रेशन। तो इफेक्टिवली A2 माइनस ई कंसेंट्रेशन ऐसे केसेस में इफेक्टिवली किसके बराबर है? K2 के बराबर। और K2 काफी कम होता है। मान लो जैसे H2S ही है, H2S के लिए मैं डेटा बताऊं तो K1 इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -6 एंड K2 इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -12। ये ऑर्डर है, और भी कम है। 10 की पावर -12 मतलब वर्चुअली नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन है, सेकेंड आयोनाइजेशन। तो A2 माइनस कंसेंट्रेशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ K2, जो कि 10 की पावर -11, -12, -13, -14 तक भी होते हैं, और भी कम हो सकते हैं। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि x के कंपैरिजन में y काफी स्मॉल होगा, इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, हमें तो pH चाहिए होती है। pH के लिए x प्लस वाई है कंसेंट्रेशन, h प्लस की। अच्छा, y उड़ा हुआ है तो x तो चाहिए ना, x कहां से निकाल लें? इक्वेशन नंबर 3 से। बट इक्वेशन नंबर 3 अभी भी क्वाड्रेटिक है, अभी भी। और आप तो जानते हो हम तो क्वाड्रेटिक से बचना चाहते हैं, मतलब बच सकते होंगे तो जरूर बचेंगे। लॉजिकली ऐसे नहीं कि सर बचना है तो बस उड़ा दो, ऐसे थोड़ी होता है। लॉजिकली वी हैव टू गो, वरना तो आंसर नहीं आएगा। बीच बीच में क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे आपके, डीपीपी शीट में आएंगे भी बीच बीच में, जहां पर इग्नोर नहीं कर पाओगे। और नहीं कर पाओगे तो नहीं करना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है तो करनी पड़ेगी। एक्स को इग्नोर कब कर सकते हो? इक्वेशन 3 के अंदर, जब फर्स्ट आयोनाइजेशन भी काफी कम हो। कितना कम हो? कि α1 फर्स्ट आयोनाइजेशन का जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो 0.1 या उससे कम हो, तो हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? इस स्क्रीन पे तो जगह मिल ना रही है, जरा इसको नोट करो, अगली स्क्रीन पे लेंगे इसको। क्या नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन? नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या कि इफ α1 which is equal to what? Square root of Ka1 upon C. ये less than equal to 0.1, then x is much less than C. तो फिर C माइनस x को क्या ले लें? C। अरे किसी भी स्टेप का जो आयोनाइजेशन है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वो क्या होगा? उस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन।
वो दी हुई है, तो K1 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 की पावर -6 का ऑर्डर है, कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 है, तो पता चला अल्फा 10 की पावर -2 टाइप से आ गया, विच इज ऑफकोर्स लेस देन 0.1। उड़ा दो x को इन कंपैरिजन टू c। जरा आना प्रीवियस वाली स्क्रीन पर, ये वाली इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 से क्या बन गया फिर वो K1 = x² - x था, x को उड़ा दिया आपने, तो फिर यहां से x की वैल्यू आ गई √K1 × c। तो फिर h प्लस कंसंट्रेशन किसके बराबर था, x प्लस वाई, y पहले ही उड़ा बैठा है, तो √K1 × c। जरा देखना फॉर्मूला, लॉग कर लोगे और नेगेटिव साइन लगाओगे तो pH = ½ pKa1 - log c। क्या ये फॉर्मूला देखा हुआ सा लग रहा है क्या आपको? जरा घूर के देखो इस एक्सप्रेशन को, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, घूर के देखो, फॉर्मूले को घूर के देखना और किसी को नहीं, अच्छी बात नहीं है ना। तो pH = ½ pKa1 - log c। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसे वीक मोनोप्रोटिक एसिड की pH थी, बस अंतर वहां था कि वहां pKa था, यहां pKa1 है, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब pH कैलकुलेट करने में आपको pKa2 की जरूरत ही नहीं है। With the help of pKa1 only you can calculate the pH of a diprotic or a polyprotic acid। तो एक तो ये इसमें दो बातें हो गई, फर्स्ट applicable when α1 is less than equal to 0.1। Second, for calculation of pH of a polybasic acid only K1 and C concentration are needed। मतलब Ka2 की आवश्यकता नहीं है। दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। ये वाली कंडीशन अगर ना भी एप्लीकेबल हो तो भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो K1 ही चाहिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, एंड अकॉर्डिंगली x की वैल्यू आ जाएगी, आप pH कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी के पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं तो तोड़ कर लिखना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। तो ये था डाइप्रोटिक एसिड या कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड। तो किसी भी पॉलीबेसिक एसिड या पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए यही फॉर्मूला है। सो अप्लाइज टू, चाहे वो H2S हो, चाहे वो H2CO3 हो, चाहे वो H3PO4 हो, तो भी फॉर्मूला अप्लाई करेगा pH के लिए, प्रोवाइडेड α1 is less than equal to 0.1। अच्छा, नोट करके, हम केवल एसिड ही थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें तो बेस भी पढ़ना है। अगर कोई पॉलीएसिडिक बेस हो, फॉर ए पॉलीएसिडिक बेस, अगर कोई पॉलीएसिडिक बेस है तो भाई बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला विल ट्रांसफॉर्म फॉर अ बेस। व्हाट? pH विल बी कन्वर्टेड टू POH, pH की जगह POH हो गया, और हाफ तो खैर हाफ ही है। pKa1 की जगह जरा बोलियो क्या ले लूं? हाँ बोलियो, pKb1, सही बोल रहा हूं, pKb1 आ गई, मुझे सुनाई, कैमरा में से आवाज आ रही है आपकी, pKb1 - log C। Of course this formula is applicable when α1 of the weak diacidic base or triacidic base is less than equal to 0.1। ये मैं कंडीशन जरूर लिख देता हूं, इनका ध्यान रखना। 10 में से 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, कंडीशन ना भी याद रही तो एक में फंसोगे, और क्या पता वो फंसने वाला क्वेश्चन जेई में ही आ जाए, तो फिर तो क्या। गॉट इट? तो बच्चों इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। तो POH is equal to ½ pKb1 - log C, and accordingly questions can be solved। ये तरीका था, POH आ जाएगा तो pH भी आ जाएगा। नोट करो पूरी बात, एक आज चलो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक, नोट करो पूरी बात। चलो भाई बच्चों, लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन इट। मान लो क्वेश्चन ऐसे हो, फाइंड
pH H2PO4 minus concentration, HPO4 2 minus concentration, PO4 3 minus concentration in 0.1 m H3PO4, K1 10 की पावर माइनस कुछ 4 दिया हुआ है, K2 10 की पावर माइनस 7 है और K3 10 की पावर माइनस 11 है फॉर H3PO4। तो H3PO4 के लिए K1, K2, K3 की वैल्यू हमें दी हुई हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि pH क्या होगी 0.1 m H3PO4 एक्वस सॉल्यूशन की। वो अंडरस्टूड है, एक्वस की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये ट्राइप्रोटिक एसिड है और चूंकि pH नहीं बाकी चीज़ें भी कैलकुलेट करनी है तो पूरा तोड़ के क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तब आपको ये सॉल्व करना होगा। तो स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, डू इट। देखो क्वेश्चन को। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें अलग अलग टाइप की कंसेंट्रेशंस भी निकालनी है स्पीशीज की। तो H3PO4 को हम पूरा तोड़ के लिखें एक बार। तो H3PO4 3 बार में टूटेगा, 3 के दिए हुए भी हैं उनके। तो H3PO4 आयोनाइज हुआ तो H प्लस H2PO4 2 माइनस, हालांकि H2PO4 2 माइनस फिर आयोनाइज होगा H प्लस HPO4 2 माइनस। ये माइनस था, 2 माइनस नहीं है। इस टाइप से ये भी HPO4 2 माइनस एक बार और आयोनाइज हो सकता है क्योंकि इसमें अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इट विल गिव H प्लस PO4 3 माइनस। इस तरीके से आप ये बातें लिखते हो। अब मान लो कंसंट्रेशन इसकी 0.1 थी, X खर्च हुआ, क्या बना X, क्या बना X, बट ये X रुक नहीं पाया। नेक्स्ट स्टेप में फिर खर्च हुआ क्या Y। अब जब Y खर्च हुआ तो ये क्या बना Y, क्या बना Y, बट ये Y रुक नहीं पाया। Y में से भी कुछ और खर्च हुआ नेक्स्ट स्टेप में, मान लो Z खर्च हुआ तो Y माइनस Z, तो क्या बना Z, क्या बना Z। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, अगेन इट इज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। कितनी बार बता चुके हैं इस बात को, अब आपको समझ में आनी चाहिए सारी बातें। अब H प्लस 3 अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है। मेजर तो फर्स्ट से आ रहा है क्योंकि आपको पता है K1, K2, K3 देखो अच्छा खासा लार्ज डिफरेंस है और पॉलीप्रोटिक एसिड्स में K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K3। तो ऐसे में X यहां से आया, Y यहां से आया, Z यहां से आया, तो टोटल कितना हो गया बोलो, X प्लस Y प्लस Z। ऐसे यहाँ Y प्लस X प्लस Z, यहाँ Z प्लस X प्लस Y। यही तो है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब ये K1 था 10 के पावर माइनस 4, ये K2 था 10 के पावर माइनस 7 और ये 10 के पावर माइनस 11, 10 के पावर माइनस 4। अब ये बात क्लियर है कि Z इज मच लेस देन Y, Y इज मच लेस देन X। तो X से कंपैरिजन में Y और Z दोनों उड़ जाएंगे, तो ये X ही रह गया इफेक्टिवली, और ये भी, ये Y कैंसिल आउट हो गया। ये X से कंपैरिजन में Y और Z दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इफेक्टिवली S स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस X। इसको देखो तो X के कंपैरिजन में Y और Z इग्नोर हो गए, ये सब सीख चुके हैं हम। तो X इंटू Y माइनस Z में ये Z इग्नोर हो गया, Y अपॉन X माइनस Y, उसमें से X ही बचा, तो ये X से X भी कैंसिल, ये Y आ गया। लास्ट वाली इक्वेशन में H प्लस में X ही बचा बस, और ये तो Z है ही, अपॉन Y माइनस Z में से Y आया, Z इग्नोर्ड। ये कंडीशंस एप्लीकेबल हैं, क्यों, K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3, और वो भी अच्छे खासे मार्जिन से। अच्छा Y आ चुका है, X यहां से कैलकुलेट होगा, बट ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से तो बचना चाहते हैं, बट बचेंगे जब बच सकते होंगे। तो कैसे, जरा देखें, यहां से अल्फा 1
जरा चेक करके देखें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के ए कितना 10 की पावर -4 अपॉन कंसंट्रेशन 0.1। ऑफ कोर्स ये 10 की पावर -3 है विच इज लेस देन 0.1। 0.1 से कम आ गई ये वैल्यू, 0.1 से कम है ये वैल्यू। तो ऑब्वियसली अगर 10 की पावर ये रूट ऑफ 10 की पावर -3 इज लेस देन 0.1। अब 0.1 से अगर ये कम है तो ऑब्वियसली वी कैन इग्नोर, सो x इज मच लेस देन 0.1। तो 1 माइनस 0.1 माइनस x को क्या ले लें, आ गई बात समझ में आपको। अब ये थॉरोली आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये सब समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो बोल रहे हैं ये वाला अप्रॉक्सीमेशन का जो मेथड है ये जब से ही सीख रहे हो आप, जब से आपने वीक मोनोप्रोटिक एसिड की पीएच कैलकुलेट करना सीखा है। तो फिर ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई, इस वाली इक्वेशन से भी देखें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -5 हो गया। तो x की वैल्यू 10 की पावर -2.5। एक तरीके से H प्लस की कंसंट्रेशन तो वैसे ही आ गई, कितनी हो गई, H प्लस कंसंट्रेशन इज व्हाट, H प्लस कंसंट्रेशन इज x प्लस वाई प्लस जेड, और y और z तो हम इग्नोर करे बैठे हैं, तो ये 10 की पावर -2.5, तो pH की वैल्यू 2.5 आ गई क्योंकि x को इग्नोर कर पा रहे हो। अच्छा डायरेक्ट फार्मूले से भी निकालते ना, तो डायरेक्ट फार्मूला कौन सा, pH इज इक्वल टू हाफ pk1 माइनस log c मतलब 0.1 1/10, तो 5/2 2.5। आंसर वही आना था, डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करते थे, बट डायरेक्ट फार्मूले में जब भी एप्लीकेबल है ये फार्मूला व्हेन x इज मच लेस देन 0.1 दैट मींस अल्फा 1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1। आ गई ये वैल्यू। अब हमें और क्या चाहिए, H2PO4 माइनस, वो x माइनस वाई के बराबर है, तो H2PO4 माइनस जो कि x माइनस वाई है, y को इग्नोर कर दिया तो x के बराबर ही है, और x कितना है 10 की पावर -2.5, तो ऐसे इसको ऐसे लिख दो √10 टू द पावर -3m, दैट्स इट। √10 की वैल्यू 3.2 के आसपास ले सकते हो। ऐसी HPO4 2 माइनस भी चाहिए था क्वेश्चन में, HPO4 2 माइनस कितना है y माइनस जेड, और z को उड़ा सकते हो इन कंपैरिजन टू y। इग्नोर हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं बच्चों। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, इधर देखना y कहाँ है y, ये रहा 10 की पावर -7m। सच ए स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस, और फॉस्फेट आयन तो और भी बहुत कम। फॉस्फेट आयन कितना, फॉस्फेट आयन कहाँ है, यहां से आएगा z के बराबर है, तो z की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 की पावर -11 इंटू y इज 10 टू द पावर -7 अपॉन x की वैल्यू √10 इंटू 10 टू द पावर -3, यही वैल्यू हुई। हाँ अब बस सॉल्व कर लो, तो 11 और 7 18 में से 3 चले गए तो 15, तो 1/√10 इंटू 10 टू द पावर -15, बस यही आंसर हो गया। गुणा भाग तो आप अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन खुद करो, लॉजिकली यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन, तब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आयनिक के, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आता तो फिर मजा भी बहुत आता है। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि कॉन्फिडेंस इज द की फॉर सक्सेस, कॉन्फिडेंस ही मेन है, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना, कॉन्फिडेंस बना के पढ़ाई करना, और एक हिम्मत ना हारना जब तक टारगेट ना मिल जाए, जिसे परसिवरेंस बोलते हैं हम। परसिवरेंस का मतलब होता है लड़ते रहना, लगातार लड़ते रहना, ना हारना, रात दिन एक कर देना जब तक हमें हमारा टारगेट अचीव ना हो जाए। और अभी का आपका टारगेट है IIT में अच्छी रैंक, नोट इट डाउन, हो गया ये। चलो एक क्वेश्चन हम ऐसा भी लेते हैं जिसमें मान लो ये अप्रॉक्सीमेशन लगे ही ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ जाए तो क्या करोगे, पढ़ सकती है, आएंगे डीपीपी शीट में कोई तो क्वेश्चन ऐसा होगा। जैसे आई विल टेक वन क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे ले लें, ये ले लें, अ डाई एसिडिक बेस के B1 उसका 10 की पावर मान लो
-3 के B2 10 की पावर -7 ऐसे दिया हुआ है। एक डाई एसिडिक बेस है विद कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m, 0.1 क्या 0.01 m ले लेते हैं और फाइंड pH ऑफ सच सॉल्यूशन। मान लो बच्चों ये सवाल है, आप मारोगे ट्राई मारियो जरा, स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डू इट। हाँ भाई, क्या आंसर आया जरा देखें कैसे किया है आपने। डाई एसिडिक बेस है कुछ BOH ट्वाइस का, ये एक जनरल सिंबल है, 2 बार में टूटेगा तो BOH प्लस OH माइनस, एक और जैसे BOH प्लस, एक बार और आयोनाइज हो जाएगा B2 प्लस OH माइनस। अब जैसे कंसंट्रेशन 0.01 है, इसमें से X खर्च हुआ, X बना, बट ये और खर्च हुआ Y खर्च हुआ, Y बना, बट कॉमन आयन कौन, OH माइनस, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम X प्लस Y प्लस X। फर्स्ट आयोनाइजेशन KB1 10 की पावर -3 है, ये 10 की पावर -7 है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स ये बात क्लियर है कि Y इज मच लेस देन X। तो फिर x माइनस वाई को लिख दिया x प्लस वाई को लिख दिया x 0.01 माइनस x, इक्वेशन नंबर 1। और ये आ गया y इंटू एक्स प्लस वाई को x अपॉन x माइनस वाई को x, ये y आ गया। तो ठीक है, B2 प्लस की कंसंट्रेशन पूछी तो नहीं है, पूछते तो बताए थे डायरेक्टली, इट इज इक्वल 10 टू द पावर -7m। फाइन। अब यहां पर बात है x को उड़ाएं या ना उड़ाएं, एक बार जरा चेक कर लो। अल्फा 1 ऑफ द वीक बेस इज इक्वल टू KB1 अपॉन कंसंट्रेशन। देखें अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ रही है, ये अप्रॉक्सीमेट अल्फा है, KB1 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -2, रूट 0.1, और 0.1 का रूट अगर ध्यान से देखो तो इट कम्स आउट टू बी नियरली 0.3 के आसपास, 0.32 या समथिंग देख लेना, जो भी आएगा 0.3 के आसपास आएगा। 0.3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर करोगे तो यही वैल्यू आएगी, लगभग ये वैल्यू आ गई है। अगली बात समझ में, 0.2 ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर देन 0.1, ये तो 0.1 से काफी ज्यादा है भाई, मतलब x को इग्नोर नहीं कर सकते। ये अप्रोक्सीमेट था, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा काफी ज्यादा है, x कांट बी इग्नोर्ड, इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू 0.01, नहीं इग्नोर कर सकते। तो फिर तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, और क्वाड्रेटिक ये थी x स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर -3x माइनस 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -6 प्लस 4 इन 10 टू द पावर -5 अपॉन 2। थोड़ा सा देखो इसको मैं 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 लिख दूं तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर -6, तो -10 की पावर -3 रूट ऑफ 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 2। थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1.4 लगभग कितना आ जाएगा, जैसे 1.2 लगभग 1.44 होता है, तो लगभग 1.2 आ जाएगा। ध्यान से देखो तो, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1.2 का स्क्वायर 1.44 आएगा। अप्रॉक्सीमेशन ले लिया, ये अब तुम्हें करना है, ये तो सीखनी है चीजें। तो इसका मतलब यहां से 1.2 -1 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 2, तो 0.2 अपॉन 2 0.1
इन 10 टू द पावर -4 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ गई। गॉट इट। तो ये x की वैल्यू हो गई। हालांकि ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है, अब फिर भी सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ गई। और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हम, मान लो व्हाट OH माइनस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू x प्लस वाई को इग्नोर कर दिया, x की वैल्यू 10 की पावर -4, तो POH 4, तो PH इज इक्वल टू 10। इस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। अच्छा, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। हाँ, लेकिन मैंने अप्रॉक्सीमेशन लिया है। डायरेक्ट फार्मूला लगाते तो क्या होता? डायरेक्ट फार्मूले में POH इज इक्वल टू हाफ PKB 1 3 माइनस log C 10 टू द पावर -2, हाफ 3 और 2 5, 2.5 आ जाता। बट 2.5 तो सही आंसर नहीं होता। सही आंसर जो है वो POH की वैल्यू अगर 2.5 आ जाती तो PH कितना आ जाता? PH आ जाता 14 माइनस 2.5, तो कितना? 11.5। नहीं, ये गलत होता। सही आंसर तो कितना है? PH की वैल्यू 10। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, मैंने गलत तो नहीं कर दी कुछ। 0.4 1.4 × 10 to the power -3, 10 to the power -3 कॉमन आ गया, 1.2 -1 0.2/2.1 10 की पावर -4 आ गया x, OH माइनस 10 टू द पावर -4, तो POH 4, PH की वैल्यू 10। और फॉर्मूले से हाफ PK1 3 माइनस log 10 टू द पावर -2, 3 तो 5/2, 2.5। हाँ, वो 11.5 होता, गलत होता। सही आंसर ये है सही आंसर। आ गई बात समझ में? तो डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन हर बार हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। अच्छा, जेई मेन ये सब ना पूछता है। जेई मेन में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं कि फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन निकालो। मतलब अगर वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो शायद सबसे मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है उस पूरे पेपर का। हो सकता है, असंभव नहीं है ये। बट जेई एडवांस तो इस तरह की ट्रिकी पॉइंट्स देता है, फंसाता है बच्चों को। एडवांस का मतलब ही ये है कि बच्चे शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि अप्रॉक्सीमेशन करना है या नहीं करना है। ये तमीज ना आई बच्चों को तो फिर नंबर कैसे मिलेंगे? आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मीन। मन से पढ़ो ये सब, बड़ा मजा आता है। हो गया लगभग, चैप्टर केम टू एन एंड। हमने सब पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए? pH ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, pH ऑफ द मिक्सचर ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, pH of the weak monoprotic acid or weak monoacidic base, pH of the mixture of the two weak acid or two weak bases, pH of the mixture of a strong acid and weak acid, pH of a polyprotic acid or polyacidic base। हो गया सब। pH of पहला पार्ट चैप्टर का comes to an end। हाँ, एक चीज और रह गई। H2SO4 का एक स्पेशल केस है। There is a special case of H2SO4। क्या स्पेशल केस? पहले पूरी बात नोट करो और हेडिंग लिखो, स्पेशल केस ऑफ H2SO4। हालांकि वो जब ही कंसिडर करना है जब क्वेश्चन में Ka का डेटा दिया हुआ हो। मैं बताऊंगा, नोट करो। स्पेशल केस ऑफ H2SO4। H2SO4 वैसे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ H2SO4 इज एसेंशियली कंप्लीट इन वाटर। बट सेकेंड आयोनाइजेशन, कुछ क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हम कंप्लीट आयोनाइजेशन मान लेते हैं, बट कंप्लीट होता नहीं है। अच्छा खासा ज्यादा होता है बट कंप्लीट नहीं होता। तो लिखो फर्स्ट आयोनाइजेशन of H2SO4 essentially complete। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन of H2SO4 is essentially complete, but second ionization is not complete।
हाई, हाई है मगर कंप्लीट नहीं है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ H2SO4 एसेंशियली कंप्लीट है, सेकंड आयोनाइजेशन इज नॉट कंप्लीट दो हाई। कैसे, क्या मतलब? जैसे H2SO4 है, फर्स्ट आयोनाइजेशन आप सिंगल एरो के साथ में कंप्लीट करवा दो तो HSO4 माइनस, मान लो कंसंट्रेशन C थी 0 0 C, ये 0 हो गया, ये C बना, ये C बना, बट ये कुछ और टूटेगा अगले स्टेप में। तो Ka1 वेरी हाई, 10 की पावर 5, 10 की पावर प्लस 6 का ऑर्डर है, तो सच ए लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फोर्सेस द रिएक्शन टू टेक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो सी, बट इसमें से कुछ और खर्च हुआ, मान लो X, कैसे? HSO4 माइनस, ये आयोनाइज होता है फर्दर H प्लस प्लस SO4 2 माइनस Ka2, विच इज एक्चुअली इसकी वैल्यू जो है वो नियरली 0.12 होती है। 0.12 बहुत लो भी नहीं है, वेरी हाई तो नहीं है। तो ये 0.12 के कारण जो सेकेंड आयोनाइजेशन है लगभग ये 60-70% आयोनाइज हो जाता है। 60-70% आयोनाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, बट पूरा तो नहीं है ना। तो ये 0.12 के आसपास होती है। तो ये वैल्यू के कारण ये C में से जब X खर्च हुआ तो ये X बना, ये X बना, बट ध्यान दो टोटल H प्लस कंसेंट्रेशन कितनी हो गई? C प्लस X, X प्लस C। ये हुआ पूरा एनालिसिस। ये पूरा नहीं टूटता। अच्छा, X कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू C, क्यों? 60-70% आयोनाइज होता है। सो दिस सेकेंड आयोनाइजेशन is 60 to 70%. So X can't be ignored. Relative to C के कंपैरिजन में आप X को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहां से जब Ka2 लेते हो तो Ka2 कितना हो गया? H प्लस कंसेंट्रेशन X प्लस C इंटू सल्फेट आयन X अपॉन HSO4 माइनस C माइनस X। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। क्वाड्रेटिक बनेगी X में, X को इग्नोर नहीं कर सकते C के कंपैरिजन में। 60-70% वैल्यू आयोनाइज हो रही है सेकंड आयोनाइजेशन में, अच्छा खासा हाई है ये। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा Ka2, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें X कांट बी इग्नोर्ड एंड हेंस solve quadratic. And hence solve quadratic equation. क्वाड्रेटिक के बगैर क्वेश्चन में बात नहीं बनेगी। बट अब बात होती है सर, हम तो अब तक चाहे वो हमने मोल कॉन्सेप्ट में कंसेंट्रेशन की मिक्सिंग वाले क्वेश्चन किए हों या हमने अब तक H2SO4 को स्ट्रॉन्ग एसिड मानना है। हाँ बिल्कुल मानो, खुल के मानो स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला और दूसरा आयोनाइजेशन दोनों ही स्ट्रॉन्ग मानो, कंप्लीट आयोनाइज करा दो। 1m H2SO4 है तो टोटल H प्लस कंसेंट्रेशन 2m ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि Ka का डेटा, Ka2 का डेटा क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो, और यदि क्वेश्चन में Ka का डेटा दिया हुआ है, Ka2 का डेटा दिया हुआ है, कहा कि 0.12 है या कुछ और वैल्यू है, अब दिया है तो क्यों दिया है? इसलिए कि स्टूडेंट कंसीडर करे कि सेकेंड आयोनाइजेशन इज पार्शियल, इट इज नॉट कंप्लीट। अगर Ka का डेटा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो वी कैन अज्यूम दैट H2SO4 फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन इज कंप्लीट एंड ट्रीट टू बी द स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। लिख लें इस बात को नोट करके, लिखेंगे एज ए नोट करके, पर जरा पहले यही लिख ले यार, यहां क्या, इफ K2 data is not given for H2SO4, then treat H2SO4 as strong acid, both ionization, फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन दोनों ही स्ट्रॉन्ग मान लो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस के लिए गाइडलाइन हो गई। और K का डेटा दिया है तो फिर तो आयनिक के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। क्वेश्चन कोई आएगा तो अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व।
हालांकि ये इन्फॉर्मेशन अगर मैंने ना भी दी होती और क्वेश्चन में के दिया हुआ होता, तो भले ही आपको ऐसा लगता है यार ये के क्यों दिया हुआ है सेकंड आयोनाइजेशन, ये तो हम स्ट्रॉन्ग मानते थे हमेशा, भाई सेकंड आयोनाइजेशन पार्शियल है तो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, नोट करो। चलो भाई, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रियम में सेकंड पार्ट है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो हेडिंग लिखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नाम से मालूम पड़ रहा है, हाइड्रोलिसिस मतलब, लिसिस मतलब टूटना, हाइड्रो मतलब पानी, पानी से किसी सॉल्ट को तोड़ देना। अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो सॉल्ट की वाटर से रिएक्शन को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। तो रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जैसे मान लो कोई सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल कोई BA सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड होते हैं तो चार्जेस शो किए, जैसे NaCl टाइप का है, मान लो इसकी पानी से रिएक्शन करवाई तो ये बना लेगा जैसे HA प्लस BOH। ये सॉल्ट था, वाटर से रिएक्शन कराई, एसिड बना, बेस बना। तो एक तरीके से ये क्या है, दिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ acid base न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हो और क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। और यहां उल्टा है, सॉल्ट पानी से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एसिड एंड बेस। सो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, ये तो पता है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमेशा एंडोथर्मिक होगा क्योंकि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ये बात थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में कहीं भी जाती है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसका डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होता है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का उल्टा है, तो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बढ़ता है, इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बात थोड़ी ध्यान रखने वाली है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लो जैसे सॉल्ट है अमोनियम साइनाइड, ये सॉल्ट है, पानी से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेस है ये, प्लस HCN, एसिड है ये, सो दिस इज एसिड, दिस इज बेस एंड दिस इज सॉल्ट। सॉल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस लाइक दिस। एक्चुअली इन फैक्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज नथिंग बट सॉल्ट के अंदर कैटायन होता है, एनायन होता है, उनका हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मीन्स उनके आयनों के हाइड्रोलिसिस। कैटायन और आयनिक हाइड्रोलिसिस द पार्ट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जैसे इसको और ऐसे करके लिख सकते हो कि अमोनियम आयन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट में कौन है, कैटायन है, एनायन है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब उसके कैटायन का हाइड्रोलिसिस, एनायन का हाइड्रोलिसिस। तो जैसे अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनाएगा, NH4OH प्लस H प्लस। ऐसी साइनाइड आयन का हाइड्रोलिसिस होगा तो बनाएगा HCN प्लस OH माइनस। इस तरीके से आप कहते हो ये है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ये है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है उससे कैटायन और एनायनों का हाइड्रोलिसिस हो जाना, राइट। चलिए, ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन वाली बात हुई। बात करते हैं, 4 मेन केसेस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, जेई मेन में भी, जेई एडवांस्ड में भी। हालांकि उसमें थोड़े एडवांस्ड केसेस भी आते हैं, वो भी लेंगे।
तो पहले 4 बेसिक फंडामेंटल केसेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट भी देखो 4 तरीके के हो सकते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ऐसे 4 तरह के सॉल्ट हैं, तो उनके 4 तरह के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी होंगे। तो लिखो केस 1, पहले पूरी बात नोट कर लो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में केस 1, हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of strong acid and strong base। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स कैसे कैसे होंगे, जैसे एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोराइड एटसेट्रा। ये सब जितने भी हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या हैं? सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे बेरियम क्लोराइड है, ये सॉल्ट है, किसके हाइड्रोलिसिस से बना होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलो एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl है सॉल्ट, पानी में डुबोया, उसका हाइड्रोलिसिस कराया। एक्चुअली इसका हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं पाता, तो इस बात को शो करने के लिए मैं फॉरवर्ड एरो बहुत छोटा सा और बैकवर्ड एरो बहुत लार्ज, ये साइन क्या इंडिकेट करता है कि फॉरवर्ड एरो बहुत छोटा और बैकवर्ड एरो बहुत लार्ज, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल, ये मतलब होता है इसका। तो जब ये हाइड्रोलिसिस हुआ तो मान लो ये क्या बनाएगा? NaOH प्लस HCl, ऐसे ही बोलोगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, होता तो बल्कि उल्टा है, आप जानते भी हो, बड़ी फेमस रिएक्शंस हैं। NaOH एक बेस के अंदर अगर HCl सॉल्यूशन मिलाते हैं तो बड़ी फटाक से रिएक्शन होती है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एंड दैट गोज टू द कंप्लीशन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है और बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज वेरी फास्ट एंड वेरी हाई यील्ड रिएक्शन, ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज रिएक्शन। तो उल्टी रिएक्शन एकदम होती है, तो फॉरवर्ड वाली रिएक्शन तो है ही नहीं। अच्छा, कहने से थोड़ी है कि हुई ना, मैंने कहा कि भाई NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ऐसे थोड़ी बात बनती है। आई हैव टू प्रूव इट। कैसे प्रूव करें? अब एक बात तो आप जानते हो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्वस मीडियम में NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटा पड़ा है पूरा, किस फॉर्म में? Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अच्छा, वाटर तो ठीक है, चलो। NaOH ये भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl ये भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटे पड़े हैं, कुछ ना करना पड़ा। तो Na प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस, सिमिलरली H प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। इन आयनों में टूटे पड़े हैं। अब Na प्लस एक तरीके से स्पेक्टेटर आयन है, Cl माइनस स्पेक्टेटर हैं, कैंसल्ड आउट होगा, इनका कोई रोल ही नहीं है, इफेक्टिव रिएक्शन में कोई काम ही नहीं है। तो अल्टीमेटली रिएक्शन क्या हो गई? रिएक्शन तो यही हो गई है कि H2O लिक्विड H प्लस प्लस OH माइनस। और आप जानते हो, मतलब NaCl को पानी में डुबोना, रिएक्शन इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वाटर का, याद है कितना था? 1.8 × 10⁻⁻16। It is such a small value, indicating that reaction proceeds negligibly in forward. Reaction proceeds कट तो नहीं गया? देखें एक बार, नहीं बच गया। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन इतना कम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻16 का ऑर्डर है। ये इतनी छोटी वैल्यू है कि रिएक्शन नेग्लिजिबली मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इंडिकेटिंग दैट ये रिएक्शन होती नहीं है। ये अल्टीमेटली रिएक्शन किसकी थी? NaCl की वाटर से रिएक्शन।
इसका मतलब NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, बट सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस मतलब उसके आयनों का हाइड्रोलिसिस। तो कंक्लूजन क्या निकला, NaCl जैसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, मतलब Na में कैटायन जो है Na+ उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, Cl- का भी हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। मतलब क्या निकला कि Na+ कहां से आता है, स्ट्रॉन्ग बेस से, नहीं हुआ हाइड्रोलिसिस उसका। Cl- कहां से आया था, स्ट्रॉन्ग एसिड से, नहीं हुआ उसका हाइड्रोलिसिस। कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। cation of the strong base and anion of the strong acid do not undergo hydrolysis. जैसे डमरू बजाते हैं, डमरू, cation of the strong base and anion of the strong acid do not undergo hydrolysis. तो लिखेंगे इस बात को, salt of strong acid and strong base do not undergo hydrolysis. नहीं, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, वाटर जितना टूट रहा था उतना ही अभी भी टूट रहा है। तो NaCl मिलाने पर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड कुछ नहीं गई। तो सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। और क्या नोट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायन ऑफ strong acid do not undergo ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। हर टीचर का अपना एक अलग तरीका होता है, पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है, चीज़ों को बताने का तरीका भी अलग होता है। आयनिक तो मेरी पसंद के, फिजिकल तो मुझे बहुत ही पसंद है, इनऑर्गेनिक भी पसंद है, जो मैं करता हूँ मुझे सब पसंद है। आप भी जब पढ़ाई करो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि मुझे मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगता है, फिजिक्स कम अच्छी लगती है, केमिस्ट्री इज़ ओके, या केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, मैथ्स फिजिक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नंबर तो तीनों बराबर ही देंगे जेई के एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन जेई मेन में अगर बात करें तो 4 नंबर का है तो वो 4 ही नंबर देगा, आसान हो या मुश्किल हो, मैथ्स का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, फिजिकल का हो या इनऑर्गेनिक का हो या ऑर्गेनिक का हो, नंबर होते हैं। हैव प्रोफेशनल अप्रोच। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहता है, हर टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका होता है। ये स्टेटमेंट मैंने बहुत ज़्यादा लोग कहते हुए सुना नहीं है, बट मैं सिखाता हूँ इस तरीके से कि कैटायन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। आप किसी सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस की बात करो तो चेक करो उसमें कैटायन कौन, एनायन कौन, फिर चेक करो कैटायन ऐसा तो नहीं कि स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा हो, नहीं होगा हाइड्रोलिसिस। एनायन ऐसा तो नहीं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा हो, ना होगा हाइड्रोलिसिस। तो फिर हाइड्रोलिसिस क्या होगा, वीक एसिड से आने वाले एनायनों का एंड वीक बेस से आने वाले कैटायनों का हाइड्रोलिसिस होगा। जो जितना वीक एसिड या वीक बेस होगा उनके आयनों का हाइड्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात हम कहेंगे, थोड़ी देर में कहेंगे, लिखेंगे, कहेंगे मतलब मेरा कहने का मतलब होता है लिखवाना। मैं लिखवाता थोड़ा ज़्यादा हूँ, कई बार हाथों में आपके दर्द हो जाता है, मेरे ना होता है, मुझे तो आदत है। मैं तो अब तो फिर भी कम रिकॉर्डिंग करते हैं। फिजिकल क्लासेस में रोज़ 4-5 क्लास पढ़ाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सेम चैप्टर जो है 11th के 2-3 बैच में पढ़ा रहे हैं शाम को, और ड्रॉपर में भी वो सुबह को पढ़ा रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट है, कई बार शुरुआत मोल कॉन्सेप्ट ही होती है। जैसे कई बार तो पता चला 11th में भी सुबह 3 बैच हैं तो 3 बार वो पढ़ा रहे हैं, शाम को भी 11th इवनिंग में है तो 3 बैच में वो पढ़ा रहे हैं, और सुबह में ड्रॉपर बैच आता है तो 2-3 बैच वो हैं उनमें पढ़ा रहे हैं। 4-4 बार दिन में वही मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। आते सबसे पहले मान लो मैं 4 बार लिख रहा हूँ वही चीज़, कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, तो 4 बार दिन में मैंने मोलैरिटी बोला। आसान काम ना है, बड़ा मोनोटोनस है कई बार, बट मोनोटोनस उसके लिए है जिसे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मुझे तो इंटरेस्ट है, मैं तो मान के चलता हूँ ये बच्चे हैं, इनको समझाना मेरा एक टारगेट है, इनको समझाना, इनको इंटरेस्ट डेवलप करना सब्जेक्ट के प्रति, ये टीचर के दायित्व में शामिल होता है। दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की। तो टीचिंग कई बार ऐसी चीज़ है, आसान भी है और आसान नहीं भी है। खैर मुझे तो यही काम अच्छा लगता है, मैं तो यही काम कर रहा हूँ पिछले 17-18 सालों से, जब तक करता रहूँगा यही करूँगा, राइट।
तो कैटायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे नेक्स्ट लाइन में। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, ऐसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस तो हो नहीं रहा, तो फिर पानी की पीएच क्या ले लें, 7 ले लें at 25 डिग्री सेल्सियस। तो पीएच ऑफ सच salts of strong acid and strong base is 7 at 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर ऐसे सॉल्यूशंस की सॉल्ट को मान लो NaCl पानी में घोल दिया, तो पूछेंगे बताओ पीएच कितनी है, तो बोल दोगे 7, assuming that temperature is 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से तो पीएच ऑफ सच सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज 7 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब ये था कि जैसे स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले कैटायन Na+, K+, रुबीडियम प्लस, सीजियम प्लस, बेरियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+, एटसेट्रा, नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सिमिलरली क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोरेट, परक्लोरेट, क्लोरेट, नाइट्रेट, एटसेट्रा, नो हाइड्रोलिसिस, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अच्छा ध्यान दो, फ्लोराइड आयन नहीं, HF तो एक वीक एसिड है, पानी के अंदर HF वीक एसिड है, ध्यान देना। HF in water is a weak acid। तो HF in water is a weak acid, इस बात का ध्यान रखना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यू शुड रिमेंबर। तो फिर केस 1 में तो क्वेश्चन कोई आना ही नहीं, आपके सामने आएगा तो बस कह दोगे pH is 7, हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा। केस 2, पहले यहां तक की बात लिखो। कमिंग टू द केस 2, क्या केस 2, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड मतलब एसिडिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जैसे NaOH टाइप। तो जैसे एग्जांपल कौन, ऐसे वाले सॉल्ट CH3COO Na, और कौन, जैसे HCOO पोटेशियम, जैसे सोडियम साइनाइड, जैसे सोडियम NaOCN एटसेट्रा। अब ध्यान दो, सॉल्ट है, ये आयन है इस टाइप से, Na+ का तो हाइड्रोलिसिस होना नहीं है, K+ का तो हाइड्रोलिसिस होना नहीं है, Na+, इनके हाइड्रोलिसिस नहीं होंगे, तो फिर हाइड्रोलिसिस होगा किसका, एनायन का। तो एनायन विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस नॉट Na+। कटने का मतलब कैटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, एनायन का हो रहा है, कैटायन का नहीं, एनायन का नहीं, कैटायन का नहीं हो रहा, एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायन का नहीं होगा, एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। तो इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ इट इज अ केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। एक जनरल केस लो, मान लो कोई एसिड है He, मान लो ये कोई वीक एसिड है फॉर एग्जांपल, तो A- क्या है इसका, एनायन ऑफ वीक एसिड, और इसका हाइड्रोलिसिस तो होगा A- का। तो A- मान लो कोई सोडियम सॉल्ट है, उसका सॉल्ट तो लेना ही है, तो Na ले लो एग्जांपल। तो इसमें से हाइड्रोलिसिस किसका होगा, A- का। तो A- का जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पानी से रिएक्शन तो कराओगे ही ना। वीक एसिड के एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, वीक बेसिक कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बन गया Ha प्लस OH-। जरा देखना, आपने Na को पानी में घोला, सोडियम आयन कोई रिएक्शन ना कर रहा, सोडियम आयन तो स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, कौन, NaOH से। A- का हाइड्रोलिसिस होगा, पानी में डुबोगे तो हाइड्रोलिसिस होने पर Ha और OH- बनेगा। अच्छा, जनरेट क्या कर रहे हैं, OH- जनरेट करने का मतलब सॉल्यूशन की नेचर क्या हो जाएगी, बेसिक। तो फाइनल सॉल्यूशन इज बेसिक। फाइनल सॉल्यूशन, सच सॉल्ट सॉल्यूशन आर और
इज बेसिक। बेसिक और अल्कलाइन एक ही बात होती है, तो ये बेसिक हो जाते हैं सॉल्यूशन। तो इसका मतलब एनायनिक हाइड्रोलिसिस वाले केसेस में सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक, क्योंकि OH माइनस इज प्रोड्यूस्ड। मान लो इसकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर थी, तो ये C था 0 इक्विलिब्रियम आया तो C 1 माइनस H। सर अल्फा लेते हैं ना, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हाँ, अल्फा ना यूज करके हम यूज कर रहे हैं H मतलब हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, ऐसी एक शब्द यूज कर रहे हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। मीनिंग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का दोनों का सेम ही है। तो C1 माइनस H क्या बना, CH। क्या बना, CH। H कहलाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अच्छा, ऐसी एक टर्म यूज करते हैं KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, KH इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब ये A माइनस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोल देंगे KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ HA इनटू OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। नहीं, वाटर की कंसंट्रेशन नहीं लेते भाई, वाटर का एक्टिव मास तो कांस्टेंट होता है, इफेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वी डू नॉट टेक वाटर। तो KH इज इक्वल टू HA इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस। अब यार यहाँ जगह ना बच रही है, एक काम करें, अगली स्क्रीन पर चलते हैं, जरा नोट करो, मैं इसको दोबारा ही लिखूंगा, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे, कोई बात नहीं। स्क्रीन चाहिए हमें पूरी बड़ी। तो मैं दोबारा से लिखता हूं, तो जैसे ये था A माइनस का हाइड्रोलिसिस कराया प्लस वाटर HA प्लस OH माइनस, और KH इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो गया, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोल दिया क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ये C1 माइनस H CH इक्विलिब्रियम पर, तो कितना हो गया ये, कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू OH माइनस, ध्यान से देखना, A माइनस। इसका पहले तो फार्मूला फाइंड आउट कर लो। एक काम करो, ये तरीका होता है, सीखना भी होता है, H प्लस से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हाँ, ये कौन है जरा बताना, ये कौन है? ये KW है। H प्लस और OH माइनस कंसेंट्रेशन पानी के अंदर कोई भी सोल्यूशन हो, एक्वस सोल्यूशन के लिए क्या होता है, KW। और ये कौन है जरा देख लो ध्यान से, ये कौन है, ये 1/K है। किसका? HA का। कैसे? HA अगर टूटता है तो आप कैसे लिखते हो, ऐसे तो लिखते हो। तो K कैसे लिखते हो इसका, H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू E माइनस कंसेंट्रेशन अपॉन HA, ऐसे तो लिखते हो एक्सप्रेशन। तो देखो नीचे कौन है, H प्लस इंटू A माइनस, और HA को नीचे ले आओ तो 1/K के बराबर हो गया। तो पता चला फॉर्मूला ये आ गया, और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है ये, व्हाट, KW अपॉन K। ये है फॉर्मूला किसका, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का, KH का। अच्छा, KW तो खैर कांस्टेंट है, एट ए गिवन टेम्परेचर 10 की पावर माइनस 14 ले लेते हैं। A माइनस का हाइड्रोलिसिस कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, किस पे डिपेंड करता है, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, और KW तो कांस्टेंट है, तो जितना K कम होगा KH ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी मोर। तो K जितना लो KH उतना ही हाई, तो H भी हाई, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस of anion is high। very important। क्यों? जितना वीक एसिड होगा उसके एनायन का हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा होगा। दूसरे शब्दों में और भाषा में लिखें तो वीकर इज द एसिड, ग्रेटर विल बी its anion hydrolysis।
जितना वीक एसिड होगा उसका एनायन का हाइड्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके एनायन का हाइड्रोलिसिस उतना ही कम। जब तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, जितना वीक एसिड उसके एनायन का हाइड्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा। आ गई बात समझ में? तो H की वैल्यू ज़्यादा होगी, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड मोर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, हमें तीन बातें फाइंड आउट करनी होती है इन केसेस में। KH फाइंड आउट करना होता है, H फाइंड आउट करना होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एक ही बात होती है, बस हाइड्रोलिसिस में H यूज़ कर रहे हैं हम, ताकि अलग से ध्यान रहे कि हाइड्रोलिसिस में हम H यूज़ करेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH लेंगे। ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, KH का फॉर्मूला है तो ये भी तो है ना, HA की कंसेंट्रेशन किसके बराबर है, ये भी तो देख लो। KH था किसके बराबर, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट HA इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस। तो जरा देखना, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ HA, CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H। एक C से C कैंसिल हो गया, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो KH की। बट आप तो जानते हो ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है, मुझे अगर pH फाइंड आउट करनी है तो OH माइनस कंसेंट्रेशन CH के बराबर आ रहा है, तो H तो चाहिए ही चाहिए ना, तो H सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक है। और आप तो जानते हो क्वाड्रेटिक से बचना चाहते हैं हम, अगर बच सकते होंगे तो व्हाट टू डू, अप्रॉक्सीमेशन। क्या अप्रॉक्सीमेशन, इफ KH इज स्मॉल एंड concentration C is high, so that H is less than equal to 0.1, then मतलब H की वैल्यू 0.1 के बराबर या उससे कम हो। वो कम कब होगी, जब KH कम से कम हो और C ज़्यादा से ज़्यादा हो। कोई नई बात ना है, वीक एसिड वीक बेस के अप्रॉक्सीमेशन जो थे वो वही अप्रॉक्सीमेशन है, तो H को इग्नोर कर देंगे। देन H इज मच लेस देन 1, तो 1 माइनस H को क्या मान लें, 1 मान लो। तो फिर इक्वेशन 1 क्या बन गई, इक्वेशन 1 बिकम्स व्हाट, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर। तो H की वैल्यू यहां से आ गई स्क्वायर रूट ऑफ KH अपॉन C। ये भी एक फॉर्मूला है दैट यू हैव टू रिमेंबर, बट ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला जब एप्लीकेबल है व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1। कट तो ना गया, नहीं बच गया, व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ हमारे पास। KH आ गया, H आ गया, KH की वैल्यू पता है KW अपॉन K, वहां से आ गया। नाउ वी हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑफ pH, कैलकुलेशन ऑफ pH। pH में जरा पिछली स्क्रीन पे वापस आना एक बार, आपने कॉपी में लिखा हुआ होगा, जरा देखना, साफ दिखाई पड़ता है कि OH माइनस कंसेंट्रेशन किसके बराबर है, CH के बराबर। बस हो गया काम। तो OH माइनस कंसेंट्रेशन किसके बराबर है, CH, और C इंटू H की वैल्यू अभी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या ली है, KH अपॉन C। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ KH को लिख लो KW अपॉन K इंटू C। ये वैल्यू हुई OH माइनस की। तो फिर बताओ H प्लस C कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, हमें तो pH चाहिए ना, तो KW अपॉन OH माइनस, तो KW अपॉन ये रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C। सॉल्व करोगे तो देखो H प्लस C कंसेंट्रेशन आ गई। ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन की स्क्वायर रूट ऑफ KW इंटू KA अपॉन C, और जब लॉग लोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा pH इज इक्वल टू हाफ, ध्यान से लेना, PKW प्लस PKA प्लस log C। बच्चों ये है pH का फॉर्मूला, याद कर लो, रिमेंबर, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन, बताओ कब, अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है ये, एप्लीकेबल। व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1। अगर H की वैल्यू 0.1 के बराबर या उससे कम है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखो, डिराइव करने के चक्कर में मत पड़ना,
कई बार एग्जाम में टाइम भी लग जाएगा, तो कुछ फॉर्मूले तो बड़े स्टैंडर्ड होते हैं, यू शुड रिमेंबर देम। वैसे मैं फॉर्मूले रिमेंबर करने के लिए बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, एनालिसिस से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट कुछ फॉर्मूले तो स्टैंडर्ड होते हैं, वो याद रखने ही चाहिए। तो PH इज इक्वल टू हाफ PKW प्लस PKA प्लस log C। फॉर्मूला जब एप्लीकेबल है जब H इज लेस देन इक्वल टू 0.1, और यदि H की वैल्यू 0.1 से ज़्यादा हुई 0.3 0.4, तो फिर ये तो काम ना करेगा, फिर क्या, फिर तो वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। पिछली वाली स्क्रीन पे ये रही, ये वाली क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तब H आएगा, और H आएगा तो फिर OH माइनस की कंसेंट्रेशन भी आ जाएगी, PH भी आ जाएगा, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट इट। तो समरी ऑफ फॉर्मूले क्या हुआ ऐसे केस में, KH क्या आया, KW अपॉन KA। H कितना आ गया अप्रोक्सीमेटेड वाला फॉर्मूले से, KH अपॉन C। और PH कितना आ गया, हाफ PKW प्लस PKA प्लस log C। ये दोनों फॉर्मूले कब एप्लीकेबल हैं, व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1। क्वेश्चन अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस लेंगे भी। चलो बच्चों, आज बस यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी की चीजें लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।